हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लॉज ऑफ मोशन में नीट के जो पुराने क्वेश्चंस हैं वो सारे डिस्कस करने जा रहे हैं। इन क्वेश्चंस में थोड़ा सा ये है कि जो फॉर्मूलाज मैं डिस्कस करूं, जो कंसेप्ट में डिस्कस करूं, उन कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस रखना और फिर ये क्वेश्चंस एक बार खुद से ट्राई करना। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास m इज इंडिकेटेड बाय द फोर्स टाइम ग्राफ एज शोन। ft कर्व दे दिया तुम्हें और इससे पूछ लिया चेंज इन मोमेंटम बताओ। भाई ये चीज ध्यान दो, इंपल्स क्या होता है? इंपल्स इज चेंज इन मोमेंटम, है ना, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और दैट इज f dt इंटीग्रेशन। अगर टाइम, इस टाइम में फोर्स कांस्टेंट रहे, हमेशा कांस्टेंट रहे अगर, तो सीधे फोर्स इनटू टोटल टाइम लिख सकते हैं। लेकिन ग्राफ में देखें फोर्स वेरी करती जा रही है, तो एफ डी टी इंटीग्रेशन हमें करना होगा। और मैंने काइनेमेटिक्स जब ग्राफ डिस्कस किए तो वहां पे तुम्हें बताया था कि अब ये क्वांटिटी हो और इस क्वांटिटी में स्मॉल चेंज का इंटीग्रेशन एफ डी टी इंटीग्रेशन दैट इज इक्वल टू एरिया अंडर एफ टी कर्व। यानी डायरेक्ट अगर फोर्स की इक्वेशन दी हो तो इंटीग्रेशन से, ग्राफ दिया है तो सीधे एरिया ले सकते हो। तो यहां अगर मैं एरिया ले लूं तो मैं चेंज इन मोमेंटम फाइंड कर सकता हूं। अब एरिया के लिए क्या है, एरिया अबव द टाइम एक्सिस इज पॉजिटिव एंड एरिया बिलो द टाइम एक्सिस इज नेगेटिव। ये एरिया कितना हो जाएगा? इस ट्रायंगल का एरिया अगर लिखोगे तो इसको मैंने मान लिया एरिया A1 कितना हो गया? हाफ इंटू बेस इज 2, हाइट इज 6। ये एरिया जो है हमारा A2, ये क्या हो जाएगा? ये लेंथ कितनी 3 और ये कितनी 2 है, ये 4 है, तो डिफरेंस इज 2, तो 2 इंटू 3 दैट इज 6। ये भी कितना 6। ये एरिया कितना हो जाएगा? A3 इज इस रेक्टेंगल का एरिया 4 से 8 तक, 4 इंटू 3 दैट इज 12। अब चेंज इन मोमेंटम देखो, चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? ये एरिया, इस एरिया का साइन लोगे नेगेटिव -6 प्लस ये एरिया, तो ये कितना हो गया? दैट इज 12 यूनिट्स। ठीक है, तो आंसर इज 12 न्यूटन सेकेंड। तो यहां से तुम ये इंपल्स का कंसेप्ट अलग निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट h। ठीक है, इट हिट्स द ग्राउंड विद ए सर्टेन मोमेंटम p। ग्राउंड को इतने मोमेंटम से हिट कर रहा है। ठीक है, इफ द सेम स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट 100% मोर देन द प्रीवियस हाइट, द मोमेंटम व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड विल चेंज बाय। मोमेंटम कितना चेंज हो जाएगा? भाई ये देखो, क्वेश्चन में डायग्राम बनाने की कोशिश करें कि h हाइट से ड्रॉप किया। ठीक है, h हाइट से ड्रॉप किया तो यहां वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? √2gh इंटू मास, दिस इज योर मोमेंटम। ठीक है, इतने मोमेंटम से हिट कर रहा है। फिर उसने कहा 100% हाइट बढ़ा दो। तो हाइट अगर 100% बढ़ाओगे तो यानी जितनी थी उतनी ही और बढ़ा दो, तो कितनी हो जाएगी? दैट इज 2h। तो 2h से जब ड्रॉप करोगे तो यहां वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 2g इंटू 2h इंटू m। तो √2gh को अलग कर लो, √2 को अलग कर लो, तो ये हो जाएगा m इंटू √2gh इंटू √2। ये कितना p? तो मोमेंटम हो गया √2 टाइम्स p। तो उसने कहा मोमेंटम में चेंज कितना है? तो चेंज इज फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल इंटू 100। और ये क्या आ गया तुम्हारा? फाइनल इज √2 p माइनस p बाय p। p कॉमन लेके कैंसल आउट, तो √2 माइनस 1, √2 कितना होता है? 1.414, तो ये आ गया 1.414 माइनस 1 इंटू 100।
तो 0.414 इंटू 100 41.4%, यानी आंसर इज दिस। ठीक है, आगे देखते हैं। एक चीज और मैं तुम्हें बताऊं कि यहां पे जैसे आंसर आ गया तुम्हारा 41.4%, तुमने 41 टिक कर दिया। उसके बाद भी अगर मान लिया आंसर थोड़ा बहुत और डिफरेंस में आता, तो जो उसके सबसे क्लोज वैल्यू होगी, जो उसके के सबसे क्लोज आंसर जा रहा होगा, वो तुम्हारा राइट आंसर काउंट होगा। तो जो सबसे क्लोज वैल्यू है वो वैल्यू टिक कर दें। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन देखें। ए बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ ए फोर्स F इक्वल टू दिस एक्वायर्स एन एक्सिलरेशन दिस, मास ऑफ द बॉडी मस्ट बी। भाई फोर्स तो वेक्टर फॉर्म में दे दी तुम्हें, एक्सिलरेशन का बस मैग्नीट्यूड दे दिया है ना। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लो, है ना। फोर्स का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय मास इज एक्सिलरेशन। तो दिस मैग्नीट्यूड इज रूट 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, 36 प्लस 64, 100 प्लस 100 200, एंड दैट इज 10 रूट 2। अब फोर्स का मैग्नीट्यूड तुम्हारा ये आया डिवाइडेड बाय मास, दैट इज एक्सीलरेशन कितनी 1, तो मास कितना होना चाहिए, मास इज 10 रूट 2 kg। क्लियर होगा सभी को। आगे देखते हैं, इस क्वेश्चन में कोई नई चीज नहीं थी। नेक्स्ट, सैंड इज बीइंग ड्रॉप्ड ऑन ए कन्वेयर बेल्ट। एक कन्वेयर बेल्ट है, घूमती जा रही है और उस पे सैंड पार्टिकल्स हम ड्रॉप करते जा रहे हैं। किस रेट से, कि पर यूनिट टाइम इतना मास उसमें ऐड करते जा रहे हैं। द फोर्स नेसेसरी टू कीप द बेल्ट मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ v मीटर पर सेकेंड विल बी। ये देखो, फोर्स हम लिखते हैं dp बाय dt और p लिखते हैं हम क्या, मास इंटू वेलोसिटी। दो क्वांटिटीज, डिफरेंशिएशन में क्या करेंगे, एक बाहर दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस फिर दूसरा बाहर पहले का डिफरेंशिएशन। अब इस क्वेश्चन में कांस्टेंट वेलोसिटी बोल दी, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो फोर्स किसके इक्वल, वेलोसिटी इंटू dm बाय dt। वेलोसिटी कितनी v और रेट कितनी m, तो m इंटू v। तो आंसर इज दिस। ये चीज ध्यान रखना, वेरिएबल मास सिस्टम के लिए फोर्स v dm बाय dt। A rigid ball of mass m strikes a rigid wall at 60 degree and gets reflected without loss of speed as shown in figure. The value of impulse imparted by the wall on the ball is। भाई impulse को देखो, डायग्राम में अलग से ड्रॉ कर रहा हूं ताकि वहां भी देखते रहो तुम और यहां थोड़ा आइडिया लगता रहे। इधर से आया पार्टिकल, इधर चला गया, ये है 60 डिग्री और ये है 60 डिग्री, ठीक है। अब यहां पे कंपोनेंट करने हैं, तो कंपोनेंट के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम डिसाइड कर लो। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इसकी वेलोसिटी का इधर कंपोनेंट और इधर कंपोनेंट लिखो। ये 60 तो ये 60, तो इधर v कोस थीटा और इधर v साइन थीटा। ये v है, इधर और इधर कंपोनेंट लिखो, ये 60 ये 60, तो इसका इधर कंपोनेंट v कोस 60 v साइन 60। ठीक है भाई। ये अब देखो कि तुम्हारे पास इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी वेक्टर आ गई। अब तुम्हें बताना है इंपल्स। इंपल्स मैंने क्या बताया था, फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारा क्या था, इंपल्स इज चेंज इन मोमेंटम लिख सकते हो या 4f dt भी लिख सकते हो।
ठीक है, अब ये देखो यहां पे वेलोसिटी है, मास है, तो हम चेंज इन मोमेंटम वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। तो इनिशियल मोमेंटम क्या लिखोगे, ये इनिशियल वेलोसिटी है, मास इनटू एक्स कंपोनेंट इधर है यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो v cos थीटा आई कैप प्लस, प्लस नहीं, ये पॉजिटिव डायरेक्शन तो ये नेगेटिव, तो यहां पे माइनस v sin थीटा जे कैप। फाइनल मोमेंटम इज m इंटू फाइनल वेलोसिटी, देखो x कंपोनेंट भी नेगेटिव, y कंपोनेंट भी नेगेटिव, माइनस v cos थीटा आई कैप माइनस v sin थीटा जे कैप। अब इनिशियल मोमेंटम तुम्हारे पास है, फाइनल मोमेंटम तुम्हारे पास है, तो फाइनल माइनस इनिशियल इज इंपल्स। इसमें से सब्ट्रैक्ट करो तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस वाले ऐड हो गए और जिनके सेम साइन है वो कैंसल आउट हो जाएंगे, है ना। इसका साइन चेंज करो, ये चेंज करो, तो ये कैंसल आउट और ये ऐड हो गए, तो माइनस 2mv कोस थीटा आई कैप। ठीक है, और ये क्या आया, कोस थर्ड एंगल कितना 60, कोस 60 इज 1/2, इससे कैंसल आउट, तो माइनस mv आई कैप। और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो दैट इज mv, तो आंसर इज ए। ठीक है बेटा, कंसेप्ट क्या था, इंपल्स पूछा, इंपल्स के लिए मोमेंटम लिखना है, मोमेंटम लिखना है, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो कंपोनेंट लिखो, इनिशियली वेलोसिटी कंपोनेंट लिखे, फाइनली लिखे, कोऑर्डिनेट सिस्टम डिसाइड कर दिया ताकि साइन ले सकें, लिखे, सब्ट्रैक्ट किया, इंपल्स आ गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ए बॉडी ऑफ मास m hits normally a rigid wall with velocity v and bounces back with the same velocity. The impulse experienced by the body is. पहली चीज तो ये थोड़ा सा इसने वेलोसिटी गलत लिखा, स्पीड लिखना चाहिए था, है ना, क्योंकि सेम वेलोसिटी तो नहीं हो सकती। अगर वो रिजिड वॉल को इधर हिट करके और फिर इधर जा रहा है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन तो चेंज हो गई, तो सेम वेलोसिटी कैसे रह सकती है, यहां पे वेलोसिटी की जगह उसको स्पीड वर्ड लिखना चाहिए था। अब इसने कहा कि इंपल्स बताओ, भाई इंपल्स देखो ये डायरेक्शन पॉजिटिव ले लो, तो इनिशियल मोमेंटम कितना m इंटू वी, फाइनल मोमेंटम ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, तो माइनस mv। पिछले क्वेश्चन पे आ गया है बिल्कुल, तो इंपल्स क्या हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल यानी 2mv, और अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछ रहा है तो दैट इज 2mv। क्लियर है बेटा, आगे देखते हैं। देखो इंपल्स पे ही सेम कंसेप्ट पे फिर से क्वेश्चन मिल गया, तो कंसेप्ट तुम्हारे रिपीट होते जाएंगे, सेम चीजें ही रिपीट होती जाएंगी, ज्यादा चेंज नहीं है। वॉल का कोलिजन वहां था, वॉल का कोलिजन यहां है, वहां एंगल 60 था, यहां एंगल 0 कर दिया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ले लें, एन ऑब्जेक्ट फ्लाइंग इन एयर विद वेलोसिटी दिस, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ये है, सडनली ब्रेक्स इनटू 2 पीसेस। ठीक है, मास का रेशियो दे दिया, ठीक है भाई, स्मॉलर मास की वेलोसिटी, बाद में स्मॉलर मास की वेलोसिटी कितनी हो गई, ये हो गई, तो लार्जर पीस की वेलोसिटी पूछ रहा है। ये देखो जब एक्सप्लोजन होगा, एक्सप्लोजन होगा इंटरनल फोर्सेस की वजह से, और इंटरनल फोर्सेस की वजह से मोमेंटम चेंज नहीं होगा। ठीक है, कोलिजन का केस ले लें, है ना, एकदम से बहुत स्मॉल टाइम के लिए कांटेक्ट था और फिर दूर चले गए, तो वहां पे जो कोलिजन के टाइम पे जो फोर्सेस आएंगी, ठीक है, वो इंटरनल फोर्सेस हो गई तुम्हारी, तो वहां भी मोमेंटम कंजर्वेशन रहेगा। एक्सप्लोजन का केस आ जाए तो वहां भी मोमेंटम कंजर्वेशन रहेगा, ये चीज ध्यान रखना, कोलिजन, एक्सप्लोजन, मोमेंटम कंजर्वेशन। तो अब इनिशियल मोमेंटम लिखो, भाई पीसेस का मास का रेशियो ये है, तो अगर एक का मास m है, दूसरे का 5m है, तो दोनों का पहले मास कितना था 6m,
तो इनिशियल मोमेंटम तो क्या लिखोगे, इनिशियली वेलोसिटी ये थी, मास इतना था 6m इंटू 20 आई कैप प्लस 25 जे कैप माइनस 12 के कैप। ठीक है, फाइनली मोमेंटम देखो भाई, जो m मास था उसकी तो वेलोसिटी दे दी, तो m इंटू 100 आई कैप प्लस 35 जे कैप प्लस 8 के कैप। लेकिन जो 5m है उसकी नहीं दी, उसकी वेलोसिटी v मान ली। अब बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम दोनों को इक्वेट कर दें। इक्वेट करोगे तो क्या आएगा, 6m अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 120 आई कैप प्लस 150 जे कैप माइनस 72 के कैप इंटू m। ठीक है, इसको दूसरी तरफ ले जाओ, तो पहले चलो इक्वेट कर लेते हैं, परेशान ना हो जाओ तुम लोग। तो m इंटू 100 आई कैप प्लस 35 जे कैप प्लस 8 के कैप प्लस 5m इंटू वी, m कैंसल आउट। 100 आई कैप इधर जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा, तो 120 माइनस 100 20 आई कैप। ठीक है, 150 जे कैप 35 जे कैप सब्ट्रैक्ट होगा तो प्लस 115 जे कैप माइनस 72 के कैप, और ये 8 इधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस 80 के कैप, किसके इक्वल, 5v के इक्वल। तो v क्या आ गया, सबको 5 से डिवाइड कर दो, तो ये आया तुम्हारा 4 आई कैप, और ये हो जाएगा तुम्हारा 23 जे कैप, और ये हो जाएगा माइनस 16 के कैप। 4 आई कैप 23 जे कैप माइनस 16 के कैप, आंसर इज दिस। क्लियर है? ओके बेटा, इस क्वेश्चन में देखें, एन एक्सप्लोजन ब्रेक से रॉक इनटू 3 पार्ट्स। वही देखो, वैसा ही क्वेश्चन है एक्सप्लोजन का ही, लेकिन इस बार 2 की जगह पार्ट 3 कर दिए। ठीक है, चाहे 3 क्या चाहे 30 कर ले, हमें तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है। ये देखो कि 3 पार्ट्स में ब्रेक हो गया, 2 तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर चले गए। ठीक है भाई, और फर्स्ट पार्ट है जो उसका मास है 1 kg और वो इतनी स्पीड से जा रहा है। ठीक है, सेकंड पार्ट का मास इतना, वो इतनी से जा रहा है। ठीक है भाई, थर्ड पार्ट है जो वो इतनी स्पीड से जा रहा है, उसका मास बता दो। ठीक है, अब ये देखो, एक रॉक थी वो एक्सप्लोड कर गई, एक्सप्लोड कर गई, रखे रखे ही एक्सप्लोड कर गई, इनिशियल मोमेंटम 0 है। ठीक है, फाइनली देखो कि 1 kg जा रहा है इतनी वेलोसिटी से, तो ये जा रहा है इधर मान लिया, और ये 2 kg मान लिया जा रहा है इधर। ठीक है, और ये कितनी से जा रहा है, 8 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। ठीक है, थर्ड पार्ट इतनी स्पीड से फ्लाई ऑफ कर गया। थर्ड पार्ट, अब थर्ड पार्ट को देखो, थर्ड पार्ट किस तरह से जाएगा। थर्ड पार्ट कि भाई यहां रखा था, एक्सप्लोड कर गया, इसने इधर मोमेंटम गेन कर लिया, इसने इधर गेन कर लिया, तो थर्ड पार्ट को इस तरह से मोमेंटम गेन करना है कि वो नेट को 0 कर सके, यानी इसके मोमेंटम का एक कंपोनेंट तो इधर आना चाहिए जो इसको बैलेंस कर ले, और एक कंपोनेंट इधर आना चाहिए जो इसको बैलेंस कर ले। ठीक है, तो यहां देखो कि अगर मैं ये एंगल थीटा ले लूं तो ये कितना था 4, ये आ गया 4 कोस थीटा और ये आ गया 4 साइन थीटा। ठीक है, अब इसका मास m मान लिया, तो m इंटू 4 कोस थीटा तो इस मोमेंटम को बैलेंस करे, और 1 इंटू 12 इस m इंटू इससे बैलेंस हो, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 8 16 इज 4m कोस थीटा, और 12 इंटू 1
12 is 4m sin थीटा। तो यहां से आया कोट थीटा इक्वल टू 4/3। ठीक है, कोट थीटा इक्वल टू 4/3 आ गया तुम्हारा। एक ट्रायंगल बना लो जिसमें ये एंगल ले लिया थीटा। कोट थीटा क्या होता है? बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस 4 ले लो, ये 3 ले लो, तो ये साइड 5 हो गई। अब यहां से तुम साइन और कोस की वैल्यू लिख लोगे। साइन और कोस की वैल्यू लिखोगे तो उससे तुम m कैलकुलेट कर सकते हो। भाई 4m कोस थीटा 16 के इक्वल था, इस इक्वेशन को उठा लें तो 16 इक्वल टू 4m कोस थीटा की वैल्यू लिखो 4/5, कैंसल आउट। किससे? 16 से, 5 इधर ले जाओ, m इक्वल टू 5 kg। आंसर इज दिस। क्लियर है? तो यहां भी बेटा मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया। अब एक चीज ध्यान रखना, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है और इसके कंपोनेंट लिए जा सकते हैं। पहले मोमेंटम 0 था तो बाद में भी 0 होना चाहिए, यानी ये मोमेंटम इससे बैलेंस हो, ये मोमेंटम इससे बैलेंस हो। वो कंसेप्ट लेते हुए हमने ये क्वेश्चन सोल्व कर लिया। आगे देखते हैं। ए पर्सन होल्डिंग ए राइफल। ठीक है भाई, मास ऑफ पर्सन एंड राइफल, पर्सन और राइफल दोनों को साथ ले लिया उसने। ठीक है, स्टैंड्स ऑन ए स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस पे है, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स से अवॉइड करना चाह रहा है वो। एंड फायर्स 10 शॉट्स हॉरिजॉन्टली इन 5 सेकेंड। तो नंबर ऑफ शॉट्स फायर्ड पर यूनिट टाइम यहां से देखे जा सकते हैं, यानी हर सेकंड में 2 शॉट फायर कर रहा है। ईच बुलेट हैज ए मास ऑफ 10 ग्राम विद ए मजल वेलोसिटी दिस। ठीक है, मास दे दिया, वेलोसिटी दे दी। द फाइनल वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द पर्सन एंड द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द पर्सन आर। ये देखो भाई, उसने जैसे ही बुलेट फायर की तो बुलेट किसी मोमेंटम से इधर जाएगी तो पर्सन राइफल के साथ बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और जितनी बार वो फायर करता जाएगा, जितनी बार वो फायर करता जाएगा उतनी बार वो मोमेंटम इस डायरेक्शन में गेन करता जाएगा। अब यहां ये टाइम गैप वाला सिस्टम हम अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है, नीट लेवल पे ये चीजें अवॉइड कर सकते हैं कि पहले वेलोसिटी इतनी थी, फिर पर्सन ने गेन कर ली, फिर उसके बाद, तो वो रिलेटिव चीजें नहीं देख रहे, ये मान रहे कि एकदम से फायर कर दिया। तो इनिशियली तो मोमेंटम क्या था पर्सन, राइफल और बुलेट का, दैट इज 0। फाइनली देखो, पर्सन इस राइफल के साथ बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और बुलेट्स तुम्हारी इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, तो बुलेट्स का जितना मोमेंटम इधर है पर्सन और राइफल उतना ही मोमेंटम इधर गेन कर जाएंगे। तो बुलेट्स का मोमेंटम देखो। ठीक है, अब टोटल मोमेंटम कितना फायर कर दिया? टोटल मोमेंटम जो फायर किया वो क्या हो जाएगा? कितनी बुलेट फायर की? 10। मास कितना एक का? 10 ग्राम, यानी दिस, और वेलोसिटी कितनी? दिस, है ना। तो यहां से आ गया तुम्हारा कितना? 2 दिस, तो 80 आया तुम्हारा मोमेंटम। ठीक है, तो अगर बुलेट्स टोटल 80 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम के साथ इधर जाएंगे तो पर्सन और राइफल इतने ही मोमेंटम के साथ इधर जाएंगे। ठीक है, अब ये देखो, तो मोमेंटम तो कितना आ गया? 80 न्यूटन पर सेकेंड। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी बतानी है, m इंटू वी इज 80। तो v इज 80 बाय मास कितना था इनका? 100, तो 0.8 आ गया। ठीक है, और बुलेट की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा है तो ये डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी, तो यानी आंसर 0.8। तो एक तो डाटा तुम्हारे पास आ गया, वैसे एक डाटा से ही आंसर तुम्हारा आ जाएगा यहां। अब उसने कहा कि एवरेज फोर्स और बता दो, तो एफ एवरेज इज चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम ड्यूरेशन। ठीक है,
तो मोमेंटम कितना चेंज हुआ, मोमेंटम तुम्हारा चेंज हो गया, दैट इज 80, और कितने टाइम में, 5 में, तो ये आ गया तुम्हारा 16 न्यूटन। ठीक है बेटा, तो यहां अगर देखोगे तो वेलोसिटी तो तुम्हारी आ रही है कितनी, 0.8, और तुम्हारा जो फोर्स आ रहा है तुम्हारा 16 न्यूटन। अब यहां पे देखोगे तो वेलोसिटी तो यहां मैच कर रही है और फोर्स यहां मैच कर रही है, तो यहां थोड़ा सा डाटा में उसने गड़बड़ की है, तो इस वजह से आंसर तुम्हारा मैच नहीं करेगा, इस क्वेश्चन की तुम्हें ग्रेस दी जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से अगर देखें तो यहां आंसर इज 0.8, लेकिन हमें तो सॉल्यूशन कंसेप्ट समझने से मतलब रखना है। ठीक है, और क्वेश्चन किस टाइप के पूछ सकता है उससे मतलब रखना है। तो क्वेश्चन इस टाइप के वो पूछ सकता है, और इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करना है वो हम यहां देख चुके हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन ही फिर आ गया भाई, है ना। एन एक्सप्लोजन ब्लोज ए रॉक इनटू 3 पार्ट्स। ये तो क्वेश्चन शायद कर लिया था हमने। ये क्वेश्चन अगर देखें तो पहले भी ये क्वेश्चन हमने किया है नीट 2013 में और 2009 में, सेम क्वेश्चन है, डाटा भी उसने चेंज नहीं किया है, सेम क्वेश्चन तुम्हारा फिर रिपीट हुआ है। 2009 में आया था, 2013 में आया, विदाउट एनी डाटा चेंज। तो देख सकते हो कि नीट क्वेश्चन हमेशा रिपीट करता रहता है, इधर उधर के एग्जाम से भी उठा लेता है और नीट से भी उठा लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्टिकल मूविंग विद ए वेलोसिटी v इज एक्टेड बाय 3 फोर्सेज शोन बाय द वेक्टर्स, वेक्टर ट्रायंगल PQR। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल, भाई ये देखो 3 फोर्स लगा दी और तीनों ये सेम ऑर्डर में दिखा रहा हो, सेम ऑर्डर में दिखा रहा है, और ये क्लोज्ड फिगर बना रहे हैं। ठीक है, क्लोज्ड फिगर अगर वेक्टर्स बनाएं तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0। तो यहां अगर देखें तो एफ नेट क्या हो गया, 0, तो एक्सीलरेशन भी 0, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। सिंपल क्वेश्चन, तो आंसर इज दिस। तो हमारी वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी आर शोन इन द फिगर। अब ये देखो उसी टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा और दे रहा है, टू हैव द रिजल्टेंट फोर्स ओनली अलोंग द वाई डायरेक्शन, टू हैव द resultant force only along the y direction, the magnitude of the minimum additional force needed is। अब ये तुम्हारा वेक्टर एडिशन का ही पार्ट आ गया। उसने कहा कि 3 फोर्स हैं, कि ये ठीक है 4 न्यूटन, एक ही आ गई 1 न्यूटन और एक ही आ गई 2 न्यूटन। ठीक है भाई, और उसने कहा मैग्नीट्यूड ऑफ द मिनिमम एडिशनल फोर्स नीडेड इज, कि एडिशनली कितनी फोर्स चाहिए कि नेट फोर्स सिर्फ वाई डायरेक्शन में हो, यानी एक्स कंपोनेंट को वो 0 करना चाह रहा है। तो इसका एक्स कंपोनेंट कितना हो जाएगा, इसका एक्स कंपोनेंट तुम्हारा आ जाएगा 1 cos 60, इसका एक्स कंपोनेंट क्या आ जाएगा 4 sin 30। भाई इधर cos होगा और इधर sin, तो 4 sin 30 इधर, 1 cos 60 इधर, 2 का इधर कंपोनेंट हो जाएगा 2 cos थीटा। ये एंगल अगर मैं थीटा ले लूं तो अब एडिशनल फोर्स और ले ली मैंने, ठीक है, कि एक्स डायरेक्शन में 0 कर लें। तो यहां अगर देखें तो इधर मैंने फोर्स F ले ली, ठीक है, इधर मैंने फोर्स F ले ली, तो ये और ये तीनों मिलके 0 हो जाएं, यानी 4 sin 30 1/2। ये फोर्स किससे बैलेंस हो जाए, इन तीनों से, cos 60 1/2 प्लस 2 cos थीटा प्लस F।
2 माइनस 1/2, 3/2, ठीक है। 3/2 इक्वल टू 2 cos थीटा प्लस f। अब ये देखो, f की मिनिमम वैल्यू बतानी है, f की मिनिमम वैल्यू बताएं तो उसके लिए क्या हो जाए कि ये वैल्यू मिनिमम हो जाए। ये वैल्यू मिनिमम कब हो सकती है, ये देखो कि ये डाटा हमें इस तरह से सेट करना है कि ये वैल्यू मिनिमम आ जाए। ये हो गया तुम्हारा 3/2, ठीक है। यहां क्वेश्चन में ये एंगल मिसिंग है, ये एंगल शायद या तो लिखना डायग्राम में भूल गए हैं, तब थोड़ी दिक्कत है। ये एंगल गिवन नहीं है, ये डायग्राम में भूल गए शायद लिखना, लेकिन मैं दोनों तरीके से बता दूं। अगर ये एंगल गिवन है थीटा, तो ये एंगल की वैल्यू पुट करो, सीधा आंसर आ जाएगा। वरना अगर हम मिनिमम फाइंड करने जाएंगे तो ये डाटा गड़बड़ हो रहा है। दोनों तरीके बता दो कि ये एंगल अगर तुम्हें गिवन होगा थीटा, तो थीटा की वैल्यू पुट करो, एफ मिनिमम आ जाएगा। इसके बाद अगर भाई क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाना चाहिए, मैं अगर ऑप्शन चेंज करके एक नया क्वेश्चन फ्रेम करना चाहूं तो वो कैसे कर सकता हूं कि मिनिमम वैल्यू बताओ जहां मैं थीटा को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकता हूं। भाई ये देखो, कोस थीटा 2 कोस थीटा की वैल्यू क्या 3/2 आ सकती है? आ सकती है। कब आ सकती है? when cos थीटा इज 3/4। cos थीटा 3/4 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। -1 से 1 के बीच में cos थीटा की सारी वैल्यू हो सकती है, तो 3/4 भी हो सकती है। तो 2 × 3/4 किसके? 3/2 के इक्वल हो सकता है। यानी ये वैल्यू तुम्हारी 3/2 को बैलेंस कर सकती है अगर मुझे थीटा को सेट करने की परमिशन मिले। तो उस केस में जो मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। लेकिन ऐसा डाटा नहीं है, तो यानी हम डायग्राम में यहाँ पे थीटा लिखना भूल गए हैं, और वो थीटा अब अगर गिवन है तो यहाँ से कर लें, वरना यहाँ से सोल्व कर सकते हैं। यहाँ से अच्छी बात ये हो गई कि एक और नया कंसेप्ट तुम्हें मिल गया, एक और नया क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि थीटा भी अपने आप सेट करो, फिर बताओ मिनिमम वैल्यू। आगे देखते हैं। Which one of the following statement is correct? Rolling friction is smaller than sliding friction. Next, limiting value of static friction is directly proportional to normal reaction. अच्छा, incorrect पूछा है, ठीक। Frictional force opposes the relative motion, बिल्कुल सही बात है। Coefficient of sliding friction has dimensions of length। भाई ये देखो, रोलिंग के केस में जो फ्रिक्शन रहेगा, रोलिंग के केस में फ्रिक्शन तुम्हारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम रहेगा। कैसे? रोलिंग में अगर देखें तो रोलिंग में तुम्हारा स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 0 से μn के बीच में कुछ भी हो सकती है, जबकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जब ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे स्लाइड करेगा तो वहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा और वो तुम्हारा हमेशा μn के इक्वल रहेगा। यानी ये स्मॉलर है, बिल्कुल सही बात है, ये भी तुम्हारा सही है। फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल होती है, ये पता ही हमें μ/n के इक्वल होती है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। फ्रिक्शनल फोर्स रिलेटिव मोशन को अपोज करती है, ये भी सही है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कोफिशिएंट, ये कह रहा है कि म्यू की डायमेंशन होती है। म्यू हमारी क्या है? डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, यानी ये गलत है और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्लैंक विद ए बॉक्स ऑन इट एट वन एंड इज ग्रेजुअली रेज्ड, ठीक है, अबाउट द अदर एंड, ऐसे रेज करते जा रहे हैं। As the angle of inclination with the horizontal reaches 30 डिग्री, ठीक है,
द बॉक्स स्टार्टेड टू स्लिप एंड स्लाइड्स 4 मीटर डाउन द प्लैंक इन 4 सेकेंड। ठीक है भाई, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द प्लैंक विल बी रिस्पेक्टिवली। ये देखो, एज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद द हॉरिजॉन्टल रीचेज 30 डिग्री, द बॉक्स स्टार्ट्स टू स्लिप एंड स्लाइड्स 4 मीटर डाउन द प्लैंक इन 4 सेकेंड। ये देखो कि एंगल ले लो 30 डिग्री, 30 डिग्री पे जाके ये बिल्कुल बैलेंस हो गया है ना। तो फ्रिक्शन ने mg साइन थीटा को बैलेंस किया जब तक स्टैटिक कंडीशन है। ठीक है, जब तक स्टैटिक कंडीशन है, पहले 30 तक जस्ट लेके गया, ये रुका हुआ है, 30 से थोड़ा सा बढ़ाएगा ये स्लाइड कर जाएगा, है ना। यानी एकदम से फ्रिक्शन स्टैटिक से काइनेटिक में चेंज हो गया, और काइनेटिक में चेंज होती क्या है, ये मूव भी करना शुरू किया, यानी काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक से कम है, यानी काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट से कम है। तो पहले बैलेंस करो। अब ये देखो, नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर, mg का इधर कंपोनेंट mg कोस थीटा, तो नॉर्मल रिएक्शन इसके इक्वल, और स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, यानी म्यू mg कोस थीटा, और ये किसके इक्वल है, दैट इज mg साइन थीटा। ठीक है, वैसे तो एंगल ऑफ रिपोज से ही बता सकते थे, लेकिन मैं एक बार ये कंसेप्ट क्लियर करना चाह रहा था। तो म्यू कोस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो म्यू इक्वल टू टेन थीटा। ये जो एंगल होता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। तो एंगल ऑफ रिपोज किसके इक्वल, टेन इनवर्स म्यू के इक्वल। ये वो एंगल है जिससे अगर थोड़ा सा भी ज्यादा एंगल बढ़ाएंगे तो ऑब्जेक्ट स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा। अब ये तो तुम्हारा आ गया स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट, कितना आया, म्यू टेन थीटा के इक्वल, तो टेन 30 कितना हो जाएगा, टेन 30 इज 1/√3। तो इसको √3 से मल्टीप्लाई और √3 से ही डिवाइड कर लो, तो √3/3 यानी 1.732/3, और यह आ जाएगा 0.577। ठीक है, ये वैल्यू आ गई तुम्हारी। अब इसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट को देखें। उसके लिए उसने क्या कहा कि इतने टाइम में इतना स्लाइड कर गया। ठीक है, तो अब वो एक्सीलरेट करता जा रहा है। एक्सीलरेशन अगर पता चल जाए तो mg साइन थीटा माइनस जो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा वो नेट फोर्स देगा बाय मास एक्सीलरेशन लिखी जा सकती है। तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से एक्सीलरेशन फाइंड करो। u तो 0 है, s कितना 4 हाफ a इंटू 4 का स्क्वायर। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 8/16, a इज इक्वल टू 1/2। तो एक्सीलरेशन आई तुम्हारी 1/2। अब ये देखो, जैसे ही स्लाइड करेगा स्टैटिक की बजाय काइनेटिक हो जाएगा, वो हो जाएगा म्यू के इंटू mg कोस थीटा। तो नेट फोर्स लिखोगे mg साइन थीटा माइनस म्यू mg कोस थीटा, म्यू के लिख सकते हो, इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, मास कैंसल आउट, g साइन 30 इज g/2 माइनस म्यू, g cos 30 is √3/2, एक्सीलरेशन 1/2। ठीक है, g को कॉमन ले लो, g इंटू 1 माइनस √3 टाइम्स म्यू इक्वल टू 1, तो 1 माइनस √3 टाइम्स म्यू इक्वल टू 1/g, 1/10, दैट इज 0.1। ठीक है, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो 1 माइनस 0.1, 0.9/√3 इज इक्वल टू म्यू। तो जहां 1 था 1 की जगह 0.9 आ गया। सोल्व करके देखना, 0.9 इंटू √3/√3 इंटू √3 3, तो 0.3 टाइम्स √3 की वैल्यू है 1.732 इंटू 0.3। ये देखो कितना 6951।
0.5196। ये देखो 0.577 को राउंड ऑफ करें तो 7 को ओमिट करोगे तो यहाँ 0.6 आ जाएगा, तो 0.6 दो में है। इसमें बाद वाले डिजिट्स को राउंड ऑफ करोगे तो क्या आएगा 0.5, तो आंसर इज 0.6 एंड 0.5। तो यानी स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट इज 0.6 और काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट इज 0.5। राउंडिंग ऑफ का भी कंसेप्ट यहां पे आ गया तुम्हारा, तो आंसर इज डी। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का कि ए ब्लॉक A of mass m1 rests on a horizontal table. A light string connected to it passes over a frictionless pulley at the edge of table. ठीक है, and from its other end another block of mass m2 is suspended. The coefficient of kinetic friction between the block and the table is this. When the block is sliding on the table, the tension in the string is. भाई ये देखो डायग्राम पे जाओ, यहाँ ब्लॉक है और यहाँ कोई पुली है और इससे एक ब्लॉक हैंग कर रहा है। इसका मास कितना है m1, इसका मास m2, तो वेट m2g इधर, टेंशन t इधर, टेंशन t इधर, फ्रिक्शन इधर, और ये स्लाइड करे तो काइनेटिक फ्रिक्शन लिखना होगा। नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल हो जाएगी m1g के, तो काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया म्यू m1g के इक्वल। अब यहां नेट पुलिंग फोर्स का कंसेप्ट लगा सकते हो कि इधर मूव करा, सिस्टम को इधर मूव कराने वाली फोर्स है m2g और इधर मूव कराने वाली कितनी है म्यू m1g, तो नेट फोर्स जो इस डायरेक्शन में लेके आएगी दैट इज m2g माइनस म्यू m1g। नेट फोर्स इक्वल टू टोटल मास इंटू एक्सीलरेशन लिखी जा सकती है। दिस इज नेट पुलिंग फोर्स एंड दैट इज इक्वल टू टोटल मास इंटू एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन आई तुम्हारी जी कॉमन ले लो, m2 माइनस म्यू m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। और एक बार अगर एक्सीलरेशन आ गई तो अब इस ब्लॉक को स्टडी कर लो, तो इस पे नेट डाउनवर्ड फोर्स कितनी m2g माइनस टी इक्वल टू m2 इंटू ए। टी इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो टी किसके इक्वल होगा m2g माइनस m2 इंटू ए। ठीक है, m2 इंटू ए, तो m2 इंटू ए g इंटू एलसीएम ले लो बेटा, क्या आया m1 m2g प्लस m2 स्क्वायर g, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस m2 स्क्वायर g माइनस माइनस प्लस, इधर थोड़ा सा कलर चेंज करके लिखना बेटर रहेगा, तो प्लस म्यू m1 m2 इंटू जी, ये कैंसल आउट हो गया। m1 m2g कॉमन ले लो, क्या आया, अच्छा m1 m2g इंटू 1 प्लस म्यू डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, म्यू यानी म्यू के, तो m1 m2g 1 प्लस म्यू बाय m1 प्लस m2, दिस इज योर राइट आंसर। क्लियर है बेटा? तो आज अगर देखोगे तो हमने इस वीडियो में लॉज ऑफ मोशन में एक तो हमने एक्सप्लोजन पे क्वेश्चन देखे, इंपल्स के क्वेश्चन देखे, इंपल्स में हमने ग्राफ से चेंज इन मोमेंटम देखा, फिर उसके बाद हमने कोलिजन से चेंज इन मोमेंटम देखा, फिर उसके बाद एक्सप्लोजन में हमने मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई किया, फिर उसके बाद हमने थोड़ा फ्रिक्शन का कंसेप्ट भी देखा और फिर हम पुली पे आ गए। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, कुछ और अच्छे क्वेश्चन जो नीट में पहले पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट एक बार नोट डाउन करना, इन पे प्रैक्टिस करना, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम कुछ और डिस्कस करें। तब तक बाय।